गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछली क्लास में जो हमने बात की थी, जो बेसिक बात थी कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन की, तो कोशिका चक्र में हमने अगर बात करते हैं कोशिका चक्र की, तो कोशिका चक्र किसे कहते हैं? एक कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन तक का जो समय है या जो प्रक्रियाएं हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को किसके अंतर्गत या किस में शामिल किया जाता है? कोशिका चक्र में। कोशिका चक्र किसे कहेंगे? कोशिका, एक कोशिका या कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिका के निर्माण से लेकर उसका पुनः विभाजन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कोशिका चक्र कहा जाता है। तो एक कोशिका के निर्माण से लेकर उसका पुनः विभाजन तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है। सपोज करते हैं, जैसे मान लो ये कोशिका है, अब इसका निर्माण कहाँ से हुआ होगा? पीछे से हुआ, अर्थात पीछे की कोशिका जो है विभाजित। तो सपोज करते हैं कि ये कोशिका, एक कोशिका का विभाजन हुआ और विभाजन होके कितनी कोशिकाएं बन गई? यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं बन गई। तो अब इस कोशिका नई कोशिका बनी नहीं बनी, इसे क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका। अब इस पुत्री कोशिका में पुनः विभाजन होगा और विभाजन होने से 2 या 4 कोशिकाएं बनती है, जिन्हें क्या कहेंगे? पुत्री कोशिकाएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है या जो प्रक्रिया है, वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोशिका चक्र में आती है। तो कोशिका चक्र किसे कहेंगे? एक नई कोशिका के निर्माण से लेकर उसका पुनः विभाजन तक का जो समय है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो संपूर्ण प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? कोशिका चक्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अगर अपन बात करते हैं कोशिका चक्र, तो कोशिका चक्र जो है उसको 2 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। एक होता है अंतरावस्था, इंटरफेज, और दूसरी अगर बात करते हैं वो है विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था या माइटोसिस प्रावस्था या एम प्रावस्था भी कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण कोशिका का जो जीवन चक्र होता है, तो ये विभाजन से पहले की प्रावस्था है और ये विभाजन प्रावस्था है। जैसे ये दोनों संपन्न हो जाती है, एक कोशिका विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का या 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर अंतरावस्था की बात करते हैं, तो यह 2 विभाजन प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था होती है। अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर, यह 2 विभाजन प्रावस्थाओं के मध्य की प्रावस्था होती है। अर्थात जैसे अगर अपन बात करें कि एक कोशिका ये है, ये विभाजित होकर क्या बनाई? दूसरी नई कोशिका बनाई, और ये विभाजित होकर ये भी दूसरी नई कोशिका बनाएगी, नहीं बनाएगी? अब इसके विभाजन से इसमें क्या होगी? सबसे पहले अंतरावस्था होगी, फिर जाके कौन सी अवस्था हो जाएगी? विभाजन प्रावस्था। इसमें भी कौन सी अवस्था होगी? अंतरावस्था। फिर जाके कौन सी अवस्था होगी? विभाजन प्रावस्था। इसमें भी पहले कौन सी होगी? अंतरावस्था। फिर जाके कौन सी होगी? विभाजन प्रावस्था। अब बताओ
अंतरावस्था, विभाजन प्रावस्था और फिर अंतरावस्था, अर्थात ये दो अंतरावस्थाओं या एक विभाजन प्रावस्थाओं के बीच का क्या होता है, समय होता है। तो ये क्या होता है, अंतरावस्था फिर विभाजन अवस्था। तो यहाँ पर ये दो विभाजन प्रावस्थाओं के मध्य का समय हो गया, नहीं हो गया? तो अपन ने ये लिखा है, दो विभाजन प्रावस्थाओं के मध्य की प्रावस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, अंतरावस्था कहलाती। अगर अंतरावस्था को देखा तो यह प्रावस्था में क्या किया जाता है, कोशिका अपने आप को किसके लिए तैयार करती है, विभाजन के लिए तैयार करती है। इस प्रावस्था में कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। तो यहाँ पर क्या करती है कि कोशिका जो है अंतरावस्था में विभाजन की तैयारी करती है, क्योंकि यहाँ पर ने देखा कि अंतरावस्था होगी फिर विभाजन और फिर अंतरावस्था होगी। जैसे ही ये कोशिका अंतरावस्था में आएगी, अंतरावस्था में आते ही अर्थात विभाजन होकर पुत्री कोशिका बनती है। पुत्री कोशिका के बाद में ये जो संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें तैयारी की जाती है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का संश्लेषण होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है, तो वो सारी क्रियाएं जो है वो किस में की जाती है, अंतरावस्था में। अर्थात यह विभाजन के लिए अपने आप को यहाँ पर क्या कर रही है, तैयार कर रही है। किस अवस्था में, अंतरावस्था में। कोशिका विभाजन का अधिकतम समय या कोशिका चक्र का अधिकतम समय, कोशिका चक्र का अधिकतम समय इसी प्रावस्था में लगता है। जो कोशिका विभाजन है, उस कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र जो है, उस कोशिका चक्र में, संपूर्ण कोशिका चक्र में जितना समय लगता है उसका अधिकतम समय किस में लगता है, अंतरावस्था में लगता है। क्योंकि जो माइटोसिस प्रावस्था जो होगी, विभाजन प्रावस्था जो होगी, उसमें बहुत कम समय लगता है। तो यहाँ पर कोशिका चक्र जो है उसका अधिकतम समय किस में लग रहा है, अंतरावस्था में लग रहा है। अगर अंतरावस्था की बात करते हैं तो यहाँ अंतरावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। अंतरावस्था को बांटा जाता है G1 प्रावस्था, उसके बाद में S प्रावस्था, सिंथेसिस प्रावस्था, और उसके बाद में G2 प्रावस्था। ये 3 प्रावस्थाएं हैं जिसमें अंतरावस्था को बांटा जाता है, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था। G1 प्रावस्था जैसे ही पुत्री कोशिका की सबसे पहली प्रावस्था जो होती है कोशिका चक्र की, वो होती है, यह है कोशिका चक्र की सबसे पहली प्रावस्था होती है। अब इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो नए पदार्थ, क्योंकि यहाँ पर डीएनए संश्लेषण की तैयारी की जाती है, क्योंकि जो एस प्रावस्था जो होगी उसमें नए डीएनए का निर्माण होगा। तो इस नए डीएनए के निर्माण के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जितने पदार्थों की, जैसे नए एंजाइमों का निर्माण होगा तो नए एंजाइमों का संश्लेषण होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों की तैयारी की जाती है, बोल सकते हैं पोषण प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके कोशिका वृद्धि करती है। इसमें डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है।
डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आवश्यक पदार्थ जो है डीएनए निर्माण के लिए, जैसे एंजाइम है, प्रोटीन है, इन सभी पदार्थों की तैयारी यहाँ पर की जाती है जीवन प्रावस्था में। अगर अपना अंतरावस्था का कुल जो समय लगता है उस कुल समय का अधिकतम समय किस में लगता है? जीवन प्रावस्था में लगता है। तो अपन बोल सकते हैं कि कोशिका चक्र का जो ज़्यादातर समय लगता है या सबसे ज़्यादा समय लगता है वो किस में लगता है? जीवन प्रावस्था में लगता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें कोशिका चक्र का सबसे अधिक समय लगता है, यह सबसे लंबी होती है ये। तो यहाँ पर जीवन प्रावस्था में कोशिका आकार में वृद्धि करती है, नए पदार्थों का निर्माण करती है, उपापचय क्रिया में वृद्धि होती है। अब चलते हैं अपन एस प्रावस्था। जो एस प्रावस्था होती है, इस प्रावस्था में नए डीएनए का निर्माण होता है। ये मुख्य प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में नए डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए का निर्माण होगा, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर ये विशेष बात है कि जो गुणसूत्र जो है, जो अगुणित है तो वो अगुणित ही रहेंगे, द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहेंगे, परंतु डीएनए की जो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। यहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी मान लो पहले 4 है या 2 है, उसके बाद में क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी 2 के बाद में। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि नए डीएनए का, नई प्रोटीन का क्या होगा? निर्माण होगा, नए एमआरएनए का निर्माण होगा। तो यहाँ पर डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए का, हिस्टोन प्रोटीन का, क्या होगा? निर्माण होता है। कौन सी प्रावस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? एस प्रावस्था की। तो एस प्रावस्था का मुख्य लक्षण क्या है कि इस प्रावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा नए डीएनए का निर्माण होता है, क्योंकि डीएनए की मात्रा जो है वो कोशिका विभाजन के दौरान क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जैसे ही एस प्रावस्था में कोशिका आती है फिर नया डीएनए बनता है, नए डीएनए के बाद में क्वांटिटी क्या हो जाती है? कोशिका की उतनी ही हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डीएनए की मात्रा में परिवर्तन होगा, नहीं कि गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहेगी। पहले कोशिका विभाजन में एस प्रावस्था में पहले 5 है तो एस प्रावस्था के बाद में भी 5 ही होगी, 10 है तो 10 ही होगी, और इस तरीके से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में G2 प्रावस्था की बात करते हैं। तो G2 प्रावस्था में यहाँ पर डीएनए निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसमें डीएनए निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है, परंतु जो एमआरएनए और प्रोटीन निर्माण जो है वो यहाँ पर भी चल रहा होता है। तो इस तरीके से संपूर्ण कोशिका चक्र जो होता है, उस कोशिका चक्र का जो अंतरा अवस्था है वो इस तरीके से संपन्न होती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रावस्था जो आती है वो आती है विभाजन प्रावस्था। और विभाजन प्रावस्था जो है इसके आधार पर माइटोसिस प्रावस्था होती है, और इसके आधार पर कोशिका विभाजन जो है वो कितना प्रकार का होगा? वो होगा 2 प्रकार का। एक होगा समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन।
तो इस तरीके से जैसे समसूत्री विभाजन होगा तो वो अलग तरीके से होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्थात अगर अपन बोल सकते हैं कि विभाजन प्रावस्था में केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन होते हैं। यहाँ पर इस विभाजन प्रावस्था में क्या होंगे, पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन होगा। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव, और इस केंद्रक विभाजन के आधार पर ही कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरीके से ये संपूर्ण कोशिका चक्र क्या होता है, संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले अंतरावस्था आएगी, उसके बाद में एम प्रावस्था या माइटोसिस प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था आएगी, और विभाजन प्रावस्थाओं के आधार पर अपन कोशिका विभाजन कितने प्रकार का पढ़ेंगे, 2 प्रकार का पढ़ेंगे, एक समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे और एक अर्धसूत्री विभाजन पढ़ देंगे। तो ये था हमारा कोशिका चक्र। उसके बाद में अब इस कोशिका चक्र में या विभाजन में आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा समसूत्री विभाजन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो जो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस जो है, तो माइटोसिस शब्द जो दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया। तो समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं कि यहाँ पर अपन को पता चल रहा है कि सम का मतलब क्या है, समान, समान प्लस सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो क्या हो जाएगा कि इस विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में, इस विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होगी, मातृ कोशिका या जनक कोशिका बोल सकते, कोशिका के समान होती है। तो इस विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई समसूत्री विभाजन में। सपोज करते हैं एक कोशिका ये है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, जिन्हें क्या कहेंगे, पुत्री कोशिका। तो ये कौन सी कोशिका हो जाएगी, पुत्री कोशिका। और इन पुत्री कोशिकाओं में अब गुणसूत्रों की संख्या, सपोज करते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या या तो अपन बोल सकते हैं द्विगुणित है, तो यहाँ पर भी ये जो कोशिका बनेगी ये द्विगुणित बनेगी, ये कोशिका बनेगी ये द्विगुणित बनेगी। या दूसरी तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। अर्थात समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के क्या होती है, जनक कोशिका के क्या होती है, समान होती है। अर्थात समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अब बात करते हैं यहाँ पर समसूत्री विभाजन जो है, उस समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव विभाजन। इस संपूर्ण विभाजन को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक केंद्रक विभाजन, या इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन
इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस है और नीचे वाला जो है ये है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव विभाजन में कोशिका द्रव जो है उसका विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन जो है उसको कितने प्रावस्थाओं में बांटेंगे? 4 प्रावस्थाओं में बांटेंगे, जिसमें पहली हो जाएगी प्रोफेज, दूसरी हो जाएगी मेटाफेज और तीसरी हो जाएगी एनाफेज और चौथी हो जाएगी टीलोफेज। तो केंद्रक विभाजन जो है, इस केंद्रक विभाजन को कितने भागों में बांट दिया जाएगा? 4 प्रावस्थाओं में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन, जैसे ही ये प्रावस्थाएं खत्म होती है, खत्म होते ही केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक विभाजित होकर कितने भागों में बट जाएगा? 2 भागों में बट जाता है। उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन होगा और कोशिका द्रव विभाजन होने से एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से, इस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन की, अर्थात प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में, उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन के बारे में। इस तरीके से समसूत्री विभाजन में किसे कहेंगे? इस विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है? समान रहती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।